नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा में आज सबसे ज्यादा किसके बारे में चर्चा हो रही है? मुख्यमंत्री से लेकर गांव की चौपाल चौराहे तक जिस बात की चर्चा है वो है सीईटी एग्जाम। ये एग्जाम है जो एक बार हुआ है और दूसरी बार होने जा रहा है। इसके बीच में बहुत सारी राजनीति और समय बीत गया। आज सीईटी एग्जाम में बस 2 दिन का वक्त है और पूरा हरियाणा जिस व्यक्ति की तरफ देख रहा है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैं हिम्मत सिंह। ये कौन है? हिम्मत सिंह है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और वो आज हैं हमारे साथ इस बातचीत में। हम वो लोग उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे वो कंडक्ट करेंगे। एक और बात, हिम्मत सिंह जो है वो युवा हैं और बड़ी कम उम्र में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई है। मुझे लगता है देश भर में जितने भी कमीशंस हैं जो बच्चों को नौकरियां देते हैं उनमें सबसे कम उम्र के अगर कोई चेयरमैन होंगे तो शायद हिम्मत सिंह ही होंगे। हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंद्र जी। तो हिम्मत जी, एग्जाम्स के लिए कैसी तैयारियां हैं? आप तो बड़े कूल दिख रहे हैं मुझे, और इतना बड़ा एग्जाम है, बड़ी चुनौती है। बहुत कूल है और एग्ज़ाम की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम लोग ये एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। हम तो असिस्टिंग एजेंसी है। ये कॉन्फिडेंशियल है कि ये कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम करा रही है। सरकार का एग्ज़ाम है, कोई भी एजेंसी करा सकती है। तो सरकार ने किसको दिया है, कौन एग्ज़ाम करा रहा है, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ टू मेंटेन द सीक्रेसी फॉर द एग्ज़ाम ओनली। तो कौन करा रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। तो जैसा आप कह रहे थे कि हम करा रहे हैं, नहीं, हम नहीं करा रहे हैं। असिस्टिंग एजेंसी हैं और सरकार किसी से भी करवा सकती है, तो इसलिए डिस्क्लोज ये नहीं किया हुआ। और तैयारियां हमारी फुल है। अभी बिल्कुल लास्ट 1 दिन बचा है, तैयारियां फुल है, तो कोई कूल ही रह के काम चलेगा। नहीं, क्या तैयारियां हैं? थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि हमने तो अभी तक देखा है कि जो भी एग्जाम्स होता है, हरियाणा में हो या किसी दूसरे स्टेट में हो, उसकी तैयारियों से ज़्यादा चर्चाएं होती हैं कि पेपर लीक हो गया। आप लोगों ने क्या फुल प्रूफ तैयारी की है कि बच्चों ने जो मेहनत की है उसका सफल नतीजा आए? अब मैं इसका प्रोसेस ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, OTR जिसको बोलते हैं, वो हमने किया। हमारा OTR 17 डेज़ के लिए OTR ओपन था। 13.5 लाख लोगों ने, बच्चों ने एग्ज़ाम उस पर रजिस्टर किया। सभी बच्चों को जो जिनका फॉर्म कंप्लीट था, सभी का एडमिट कार्ड इश्यू हो चुके हैं। 96-7% एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। सेंटर एलोकेशन हो चुका है। बच्चों को ये पता लग चुका है आपको किस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, किस सेंटर में जाके बैठना है, कहाँ आपको एग्जाम देना है, किस शिफ्ट में एग्जाम है। बच्चों के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल सेंटर एक्टिवेटेड है। कस्टमर केयर जो हमारा कमीशन का है वो भी एक्टिवेटेड है। तो सभी तैयारियां हैं। और आप जैसे लीकेज की बात कर रहे हो, तो लीकेज का मैं लास्ट 1 साल में मेरे आने के बाद ये 29th एग्ज़ाम है, तो एक भी लीक नहीं हुआ है। उससे पहले भी अगर कोई लीकेज की मैं बात करूं तो मेरे ध्यान में अगर आ रहा है तो लास्ट के 10 सालों में मेरे ख्याल से 3 एग्जाम हुए हैं इनिशियल स्टेज पे, वो हुए हैं और उस पर कमीशन ने वो सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। कैंसिल भी, एग्जाम कैंसिल भी हुए हैं, होल्ड भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है लीकेज के बाद कोई रिजल्ट का उसका कुछ हुआ। तो मेरे टाइम पे 29th एग्जाम हुए हैं। अभी ये 29th एग्जाम ये होगा। तो लेकिन हिम्मत जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एग्ज़ाम जो है ये सरकार का है, मतलब कॉन्सेप्ट सरकार का है और सरकार ने रिक्वेस्ट किया किसी एजेंसी को जी, और आप उनको असिस्ट कर रहे हैं जी। तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये तो यूनिक इनिशिएटिव लग रहा है मुझे। ऐसा तो मैंने देखा नहीं शायद, इसके पहले की सरकारों में तो नहीं होता था। और आप लोग भी तो एक ही बार करा पाए। हम भी एक बार में करा पाए। एक्चुअली रविंद्र जी, कुछ स्टेट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कुछ प्रारूप हैं। वो कैसे काम करते हैं मुझे उसका नहीं आइडिया। मैं अपनी स्टेट का मैं बता देता हूँ। ये 2022 में ये सीईटी का कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट है जिसकी हमें रिक्रूटमेंट करनी है, जो डेजिग्नेशंस है वो 401 है टोटल। 401 महकमे हैं, 401 पोस्ट कांस्टेबल, ASI, पुलिस डिपार्टमेंट में 2 हम लोग भर्ती करते हैं, तो 2 पोस्ट हुई। अगर हम PN भी भर्ती कर रहे हैं, हम क्लरिकल भी भर्ती कर रहे हैं, हम माली भी भर्ती कर रहे हैं, ऐसी जो पोस्ट ड्राइवर होगा, सब मिला के 401 पोस्ट है। तो 401 पोस्ट के लिए हम लोग अलग अलग एडवर्टीजमेंट करें।
बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जैसा पहले होता था। जैसा पहले होता था। तो उसको क्या किया कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में लेके आए, सभी बच्चे उसको क्लियर करें। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी 2 हैं, ग्रुप सी का अलग है, ग्रुप डी का अलग है जी। तो ग्रुप डी में आप एक ही एग्जाम देते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन, जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको रिक्रूटमेंट उसी से, सिलेक्शन उसी में से होगा, सेकंड स्टेज एग्जाम नहीं होगा। राइट। लेकिन ग्रुप सी में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज 2 एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज इज ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां से जो लोग क्लियर करेंगे, नेक्स्ट जो भी भर्तियां आएंगी, तो आगे भी हमने पोस्ट के ग्रुप बना दिए हैं। जो 10th लेवल की, 12th लेवल की जो पोस्ट है उसका एक ग्रुप बना दिया है, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उनका एक ग्रुप बना दिया है। तो बहुत सारे ग्रुप का सेकंड स्टेज का एग्जाम इकट्ठा हो जाता है जी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आसान हो जाएगा और ज़्यादा भर्तियां कर पाएंगे। पिछले में 1 साल की अगर मैं बात करूं, नए कमीशन आने पे तो 44,000 का हम रिकमेंडेशन कर चुके हैं। और मैं पूरे साल की बात करूं 2024 की, तो अप्रोक्सीमेट 60,000 रिक्रूटमेंट किया है पिछले कमीशन ने और इस कमीशन ने। तो मतलब 6 साल में, मैं लास्ट ईयर में, 1 साल में, 1 साल में जो हमने रिकमेंडेशन किया है, 1 साल में 60,000 भर्तियां की आपने? 60,000 रेकमेंड किया, मतलब रिकमेंड किया हमने हरियाणा सरकार के लिए। हरियाणा सरकार बड़ी के बात लिए। है ये तो। ये बड़ी बात है। तो ये जो प्रोसेस है ये सीटी के थ्रू हो सकता है। इंडिविजुअल में अगर आप जाएंगे तो बहुत पॉसिबल है कि इस स्पीड से और इससे नहीं हो पाएगा। इसको अगर सिंपल समझें हिम्मत जी, और जो हमारे जैसे हाँ, लोग हैं, तो ये है सीईटी बेसिकली एक आप टैलेंटेड लोगों का एक पूल क्रिएट करते हैं, टैलेंटेड लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल जो ठीक। पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो एग्जाम पास कर सकते हैं। जी आप लोगों के पास एक टैलेंट फोर्स है जी और जब सरकार को लगेगा कि आज हमको बिजली विभाग में ज़रूरत है, तो हम लोग उसके लिए उन 4, 5, 8 लाख लोगों में से जो पास करेंगे एग्जाम को, उनमें से हम लोग तुरंत ले लेंगे। मैं बिल्कुल लेमैन की तरह अगर आपको बताऊं, जैसे सीटी एग्जाम होगा, इसमें 13,48,000 बच्चे हैं। सपोज मैं मान के चलता हूं कि 5 लाख लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं जी। तो हमारे पास 5 लाख लोगों का एक पूल है। हमें ये पता है 12th पास कौन है, ग्रेजुएट कौन है। अगर बिजली विभाग को रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, सेकंड स्टेज रिक्वेजिशन आती है, राइट। तो हमारे पास अगर बिजली विभाग की रिक्वायरमेंट आती है, हम इन 5 लाख लोगों में से सिलेक्शन करके उनको भेज देंगे। ठीक है। और ये टेस्ट 3 साल के लिए वैलिड है। ओके। 3 साल के लिए, तो 3 साल तक हमारे पास जो भी रिक्वेजिशन आती रहेंगी, हमारे पास कम बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, हम सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी कर पाएंगे, फास्ट होगा। डिपार्टमेंट्स में बहुत शॉर्टेज रहती है मैन पावर की, तो इससे वो इजी हो पाएगा। ये बहुत अच्छा है। तो मतलब आपके पास एक पूल रहेगा, हमेशा तैयार हमेशा है। एक पूल रहेगा। आप लोगों को ही पता है कि हरियाणा में आज इतने बच्चे हैं जो इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल। आप लोग तुरंत वो 1-2 महीने में भी छोटे अंतराल पे भी काम कर सकते हैं। सरकार को इसका लाभ होगा। बिल्कुल लाभ। लेकिन आपने बताया कि 3 साल तक एक बच्चा पास करने के बाद एलिजिबल है। आप लोग तो कॉन्डक्ट ही 3 साल में करा पाए हैं। हम 3 साल में करा पाए। जैसे ये पॉलिसी आया, इमीडिएट ये लिटिगेशन में चला गया, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग वो चलती रही। कोर्ट ने कुछ पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस पे अमेंडमेंट करने के लिए बोला, उसको क्वेश कर दिया गया, इसलिए वो 3 साल। लास्ट ईयर मई में कोर्ट ने डिसीजन दिया, 2024 में मई में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपके ये प्रोविजंस है, ये आपको क्वेश कोर्ट ने कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया जजमेंट के साथ, हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ। हमने वो जो प्रोविजंस थे वो हटाए और उसके बाद कंटिन्यू किया। और दिसंबर में, इस साल 24 में दिसंबर में हमने वो अमेंडमेंट्स भी कर दिए। अब आगे मुझे लगता है फ्यूचर में ऐसी कोई वो नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट की लिटिगेशन थी तो इस वजह से वो टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया। अब फ्यूचर में तो लिटिगेशन तो आज भी थी आपके खिलाफ, कोई ना कोई सुनवाई थी हाई कोर्ट में? हाँ, लिटिगेशन तो हमेशा रहेंगी। अगर लिटिगेशन पेंडिंग है अभी हमारी अप्रोक्सीमेट अभी 2600 के आसपास लिटिगेशन है। और ये आपने जब ज्वाइन किया तब कितनी थी? ये अप्रोक्सीमेट 3300 के आसपास। 700 घट गई एक साल में? 700 एक साल में घट गई और 60,000 रिक्रूटमेंट भी हुई है, नई लिटिगेशन भी आई है। अच्छा, नई लिटिगेशन भी आई बढ़ गई। है। अगर मैं रेशियो देखूं तो डे बाय डे मेरा जो लिटिगेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये अभी क्या, अभी जो आज जो आया था? हाँ, तो जैसे आप कह रहे थे लिटिगेशन तो हमेशा रहेगी। अगर लिटिगेशन ना हो तो कोर्टें बंद हो जाएंगी, क्राइम भी रहेगा। नहीं, आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते कि लिटिगेशन ना हो? हम ऐसा ही काम करते हैं, कोई ना तो कोई तो लिटिगेशन में जाएगा ना। 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो सकती। अब जो बच्चे आज कोर्ट में गए थे, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने भी एफिडेविट फाइल किए होंगे कभी ना कभी, आपने भी कभी सेल डीड के लिए तहसीलदार के ऑफिस में गए होंगे। बिल्कुल। अगर आप तहसीलदार के ऑफिस में गए हैं और आपने वहाँ पे फोटो भी खिंचवा लिया और आपकी उसकी सेल डीड की कॉपी भी वहाँ रखी है, अगर आप उस पर साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड रहेगा? ये सेम ऐसा ही केस है। इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया लेकिन साइन नहीं किया। बिना साइन से हम लोग कैसे उस पर एग्जाम ले सकते हैं? और आप
यूपीएससी में आपने कोई केस देखा है क्या ऐसा कभी? ठीक है, नहीं वो तो प्रोसेस फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, जो फॉर्म है उसके तो फॉर्म सारे भरना भी पड़ेगा, कॉलम्स को भरना पड़ेगा, साइन भी करना पड़ेगा। वो भी बिना कॉलम साइन है। के तो उसकी कोई लीगल सेंसिटिविटी है ही नहीं। तो वो जो बच्चे अभी गए हैं वो तो कोर्ट डिसाइड तो करेगा, वो उनको कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, अगर कोर्ट उनको परमिशन देता है या हमें तो कोई ऑर्डर करता है। इस बार हिम्मत जी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आज भी मुख्यमंत्री का मैं बयान कहीं सुन रहा था जी उन्होंने कहा कि हम तो बसें भी फ्री चला देंगे बच्चों के लिए और उनका रुकने का भी कहीं अरेंजमेंट करेंगे। जी। तो इस बार तो कहीं उत्सव जैसा मना रहे हो आप लोग इस एग्जाम का। देखो, मैंने सरकार के लेवल पे क्या हो रहा है वो तो सरकार उसका जवाब दे सकती है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया था, हम पहले एग्जाम्स में भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है इस टाइम हुआ है, पहले भी एग्जाम्स हुए हैं, तो इससे पहले भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन उसमें भी बच्चों के लिए हमेशा फ्री रहता है। ओके। अब की बार क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है और बच्चे मॉर्निंग में भी जाएंगे, इवनिंग में भी जाएंगे, तो हो सकता है सरकार लेवल पे ये डिसीजन अभी रुकने का और वहाँ पे खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट एक्स्ट्रा किया हो। हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो सरकार ने बिल्कुल एग्री किया है, उसके लिए एग्री हैं और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कम से कम स्टूडेंट्स को अपने सेंटर तक जाने में। लेकिन सेंटर कैसे बनाए हैं आप लोगों ने? पहले तो देखिए ना सेंटर्स जैसे बनते थे कि एक बच्चा कोई रहता नारनौल में, उसका सेंटर बन गया पंचकुला, 200-300 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ता था। आपने कुछ सुधार किया क्या उसमें? हाँ, उसमें हमने सुधार किया है। हमारा जो मिनिमम कैंडिडेट है, जो मिनिमम ट्रैवल करेगा, वो मिनिमम 25 किलोमीटर करेगा और मैक्सिमम 100 के आसपास जाएगा। अच्छा, मिनिमम, क्योंकि वो पैरामीटर, एक पैरामीटर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ऐसा जियोग्राफिकली ऐसा है, जैसे हिसार में 1,20,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सबसे अप्लाई ज्यादा किया। है वो? सबसे ज़्यादा है हिसार में। पंचकुला में सबसे कम है। तो पंचकुला का बच्चा अगर मुझे किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, सपोज मैं अंबाला में भेजता हूँ, तो अंबाला का जो नंबर है, एलोकेशन नंबर, जो कैंडिडेट कैपेसिटी वहाँ पे है, तो पंचकुला का जो नंबर है वो तो फिल ही नहीं होगा अंबाला। तो अंबाला मुझे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से लेके आना पड़ेगा। और हिसार में जहाँ नंबर ज़्यादा है, तो आप भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है हिसार के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 1,20,000 बच्चों का एग्जाम हो सकता है? एकोमोडेट करना मुश्किल है। एकोमोडेट करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास जो नंबर है 25 से 50 किलोमीटर में भी कुछ बच्चे हैं, 50 से 75 में भी कुछ बच्चे हैं, 75 से 100 किलोमीटर के आसपास में भी बच्चे हैं। तो हमने इस तरीके से किया है। तो कई पैरामीटर देखने पड़ते हैं, एग्जाम की कॉन्फिडेंशियलिटी भी देखनी पड़ती है, जब सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, बच्चों के लिए कौन सा ईजी रहेगा, जीटी रोड पे हम किन बच्चों के लिए रखें कि ईजी रहे। अब हिसार का बच्चा अगर चंडीगढ़ में आएगा तो इशू है, तो उनको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में करना पड़ेगा। और अगर सोनीपत, रोहतक की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद, गुरुग्राम उनके लिए इजी रहेगा, महेंद्रगढ़ इजी रहेगा। तो उस तरीके से सारे पैरामीटर्स पे देखते हुए और मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों का सेटिस्फेक्शन है। बच्चों का अभी हमने एलोकेशन किए हुए 10 से 12 दिन हुए हैं, किसी भी बच्चे का ये इशू नहीं आया है कि सर हमारा सेंटर दूर है। किसी भी बच्चे का, मैं डेली बच्चों से मिलता हूं, बच्चे डेली आते हैं और मैं पब्लिकली नीचे आके रोज मिलता हूं, किसी बच्चे का ये इशू अच्छा, नीचे ये मिलने वाला तो हमने पहली बार ही देखा, इसके पहले तो किसी चेयरमैन को देखा नहीं मिलते हुए। ये बिल्कुल कोई चेयरमैन मुझे लगता है मिलता भी नहीं है। और ये मैंने खुद अपने सीखने के लिए, बेसिकली तो मैंने अपने सीखने के लिए बेनिफिट आपको मिला कि मुझे बहुत बेनिफिट, समस्याएं आप सुन पाए, ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूं, बच्चे मुझे डायरेक्टली बताते हैं तो मेरे लिए ईजी है। मेरे पास बहुत कम टाइम था और रिक्रूटमेंट भी करना था। जब बच्चे मुझे ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, मुझे प्रॉब्लम जेन्युइनली पता होगी, तो मैं उसको खुद रिजॉल्व करने की, और ये मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ ना, तो ये भी उन बच्चों की वजह से आपने सीखा, वही मुझे सिखाते हैं। तो ये तो बढ़िया बड़ी बात आपने बताया। ग्राउंड से लेवल से आप आए, क्या करते थे आप पहले? मेरा क्या बैकग्राउंड है? मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो मेरी स्कूलिंग कुरुक्षेत्र से हुई है। उसके बाद मेरा कॉलेज चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ के बाद फिर मैंने LLB किया। LLB के बाद मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। अच्छा, लॉयर हैं आप? मैं लॉयर हूँ। और तो ये तो बिल्कुल अलग काम है उससे। हाँ, ये बिल्कुल अलग काम है, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है। मैं यहाँ से आने से पहले मैं 10 साल एडवोकेट जनरल ऑफिस में मैंने किया है, तो कुछ गवर्नमेंट फाइल्स का, गवर्नमेंट को वो करने का, कैसे प्रोसीडिंग्स होती है, उसका मुझे एक्सपीरियंस है। इसलिए ये घट रहा है नंबर लिटिगेशन। हाँ, इसका भी मुझे फायदा मिला है, बेनिफिट, क्योंकि मैं कोर्ट से आया हूँ, लिटिगेशन वहाँ भी मैनेज कर रहे थे और यहाँ भी, और गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर रहा हूँ 10 साल, तो वो मुझे बेनिफिट मिला है यहाँ पे, और लिटिगेशन डिक्रीज हो रही है। राइट। अच्छा, ये बताइए, अब कल के लिए एग्जाम में किसी का वो जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड ना हुआ हो, या वो उस तरह की समस्याएं आएंगी तो क्या करेंगे हम? 97% तो डाउनलोडेड हमारे पास काउंट है। तो 97, 3% भी बड़ा है नंबर? 3% नंबर बड़ा है। जैसे ही हमने एडमिट कार्ड अपलोड किए थे, जैसे ही नोटिस अपलोड किया, विद इन 11 आवर्स मोर देन 80% एडमिट कार्ड वाज डाउनलोडेड। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं
कोई लास्ट स्टेज पे ऐसा नहीं होगा कि टेक्निकल कोई इशू नहीं है कि डाउनलोड नहीं हो रहा, बच्चा कोई डाउनलोड है, कई बार बच्चे होते हैं कि नहीं यार मैं लास्ट डे डाउनलोड कर लूंगा, तो वो बच्चों का हुआ, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हमारा कस्टमर केयर है 24/7, कंट्रोल रूम चल रहा है। क्या है उसका नंबर? उसका नंबर फ्लैश किया हुआ है, पता है अलग अलग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ओटीआर में अलग नंबर था, अच्छा। ओटीआर जब किया तो अलग नंबर था, अभी इसके लिए अलग नंबर है, वो बच्चों को मालूम है? बच्चों को मालूम है, फ्लैश कर दिया गया। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग से कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। ओके वो कोई भी हेल्प सेंटर्स बनाए हैं, आप बस स्टैंड पे भी जाओगे वहां पे भी आपको हेल्प डेस्क मिलेगा। एक कंट्रोल रूम है हर डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कॉल कर सकता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे लोकल जो है सरकार की तरफ से हमें हिदायतें आई हैं कि अगर कोई बच्चा फ़ोन करता है, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होगी, किसी की बस खराब होगी, तो वहाँ पे 112 पे फ़ोन करेगा, 112 उसको सपोर्ट करेगी और उसको सेंटर पे छोड़ के आएगी। ओह वेरी गुड यार। इस टाइप का भी सरकार ने अब की बार वो किया है। और किसको छोड़ के आएगी सेंटर पे? जो भी बच्चे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टाइप का, कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, अब अदरवाइज तो बसेस हैं, आप अगर हिसार से ट्रैवल कर रहे हैं और आपका एग्जाम जींद में है, तो जींद के आप मेन डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड पे आएंगे, वहां से आपको लोकल बसेस मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल सेंटर तक लेके जाएंगे। तो ये लोकल बस इसी के लिए अप्लाई की गई? इसी के लिए अप्लाई की गई। ओह वेरी गुड। हर सेंटर से आपको आपका पिकअप भी है मतलब और बस अड्डा है, जो बस अड्डे से लेके आपको लोकल हर शहर के बस हर अड्डे शहर के और आपके स्टेशन तक जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां तक बसेस अप्लाई कर दी गई। हाँ, आपका पिक एंड ड्रॉप सेंटर लेवल पे है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है। तो इसके अलावा और क्या जो अलग बच्चे हैं, मतलब कि गर्ल्स हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं जी, उनके लिए भी कोई अरेंजमेंट किया गया है? फिजिकली चैलेंज के लिए हमने एक काम किया है। फिजिकल चैलेंज के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट में उनको सेंटर रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट में ही है वो लोग 25 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है। अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जहां का उसका एड्रेस है, वो वहीं पे एग्जाम देगा, वो बाहर नहीं पे जाएगा। है, ठीक है। और हमने सरकार से एक रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट, वो बसों में भी चढ़ने में उनको प्रॉब्लम रहती है, तो सरकार अपने लेवल पे उनके लिए कुछ कर रही है। तो जैसा भी उनको सपोर्ट होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है, तो वो वहाँ पे उनको स्पेशल कोई अरेंजमेंट्स उनके लिए भी कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे ऐसे, अगर आइडिया? 15,000 के आसपास बच्चे, बड़ा नंबर है। 15,000 के आसपास नंबर है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट्स में करें तो एवरेज दिक्कत नहीं, 1,000 से भी कम बच्चे पर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, पर उनका ध्यान रखा गया, उनका ध्यान रखा जा रहा है। और कुछ गर्ल्स को भी कुछ हिदायतें हैं कि कपड़े उनको कैसे पहनने हैं, या किसी के या बाकी स्टूडेंट्स के लिए? हमारा एक प्रोटोकॉल है एग्जाम का, जो सभी एजेंसियां भी करती हैं कि आपको एग्जाम में क्या करना है। आपको वो सेट है। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जाएंगे जिसपे हमें हो सकता है कि इसमें से पेपर रिकॉर्ड हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है, कुछ इस टाइप का। पेन भी नहीं लेके जाएंगे, पेन भी कमीशन ही प्रोवाइड कराएगा। सारे बच्चों को पेन वहीं मिलेगा? वहीं मिलेगा, खाली एडमिट कार्ड लेके आना है? एडमिट कार्ड लेके आना है और आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, एक आधार कार्ड या आधार लेके। लेकिन कुछ बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट भी थी कि कुछ फीमेल्स जो मंगलसूत्र डाल के आती हैं, हाँ, और जैसे हमारे सिख भाई हैं, उनके लिए कड़ा, कृपाण, अगर ऐसा है तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं हमने उनको फॉलो किया। वो डाल सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ रिलीजियस पर्पज़ के लिए ले जा सकते हैं। अगर उनकी रिलीजियस उसको वो है, वो चीज़ ले जाएंगे, जैसे मंगलसूत्र है, कड़ा है, कृपाण है, वो ले जाएंगे, लेकिन वो 20, 25, 30 मिनट पहले आएंगे, हम उसकी प्रॉपर फ्रिस्किंग करेंगे, उसके बाद वो अंदर जा पाएंगे। वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं करके आए। बाकी बच्चों से उनसे सबसे ये की है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो धार्मिक उससे आप अटैच नहीं करते हो, तो वो उसको प्लीज़ ना लेके आए, खुद भी ना लेके आए, और आप लोग अलाउ भी नहीं करोगे? हम लोग अलाउ भी नहीं करेंगे। आप लोग अलाउ भी नहीं। उसमें पेपर लीक होने का, जो एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं हो पाते, इसलिए रिक्वेस्ट होता है। और सभी के इंस्ट्रक्शन पे, एडमिट कार्ड के, ओएमआर के इंस्ट्रक्शन पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं। पर मुझे आजकल देखने में आया कि कई लोगों के पास ऐसे पेन भी आ गए जिससे बात हो जाती है, या उसका भी कुछ आप लोग? तो हम तो पेन अंदर लेके जाने, आप लोग बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे हो? पेन, पेंसिल कुछ भी आप अंदर नहीं लेके जा पाएंगे? आप लोगों का अपना है, पेन ही हमारा आएगा, अंदर से ही मिलेगा आपको। ठीक है जी, उसके फिर रास्ते सारे बंद ही हो जाएंगे जी। तो और क्या नए अरेंजमेंट किया? आपने कहा कि शायद 2 बच्चों से आप दस्तखत भी कराएंगे। हाँ, वो ये है रविंदर जी कि जो स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में सपोज 12 रूम का एक सेंटर होता है, उस पर एक सेंटर सुपरडेंट है और 12 इन्विजिलेटर होंगे। हर कमरे में एक इन्विजिलेटर होगा। वहाँ पे 2 कैमरे लगे होंगे, हर रूम में 2 कैमरे का प्रोविजन है। कॉरिडोर में कैमरा होगा, वहीं पे एक कंट्रोल रूम होगा जो सुपरडेंट को दिखता रहेगा, मेरे इस रूम में ये हो रहा है। जो सुपरडेंट के नियर बाय कहीं भी जहाँ भी वो सेटअप करते हैं, तो वहाँ पे सेटअप रहता है, सेंटर सुपरडेंट उस पर पूरी नज़र रख सकता है। उसके बाद जैसे ही ट्रेजरी से पेपर जाता है स्कूल्स में,
स्कूल में जाएगा तो एक कंट्रोल रूम, वो भी कैमरा से कवर्ड है, सीसीटीवी से। कंट्रोल रूम में वो ओपन होगा, पैकेट्स ओपन होंगे, रूम वाइज पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब पैकेट रूम में पहुंचता है, ये हमने फर्स्ट टाइम किया, जब पैकेट रूम में पहुंचता है, जो इन्विजिलेटर है वो बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ये पैकेट सील्ड है क्या। अगर बच्चे कहते हैं ये सील्ड है, तो उनमें से कोई भी 2 बच्चे आएंगे, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और उस पर साइन करेंगे कि दी पैकेट वाज सील्ड, और उसके बाद वो ओपन होगा। तो बच्चों के लिए ये हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, उनकी इन्वॉल्वमेंट आपने की, इन्वॉल्वमेंट की, और मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट भी की है। 2 दिन पहले मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट भी किया, अगर कोई ऐसा पैकेट मिले आप उसको बिल्कुल साइन ना करें और इमीडिएटली हमें बताएं। कैसे बताएंगे, आप तो फोन अलाउ नहीं कर रहे हो। वहां पे सेंटर सुप्रिटेंडेंट है, उनको सेंटर सुप्रिटेंडेंट है, एचएसएससी का कोऑर्डिनेटर वहां पे है, वहां पे रहेंगे, वहां पे कोऑर्डिनेटर हमें बता सकते हैं। और कोई भी, और हमारे लोग इतने, बच्चे इतने अवेयर हैं कि कोई भी ऐसा होगा तो साइन नहीं करेगा। ये बात ये हमारे लिए अगर वो कोई ओपन होके आता है, ये कमीशन के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो ओपन होगा। तो इस बार मैं एक बात और देख रहा हूँ कि लोग भी बड़े इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कि भाई एग्जाम्स को सफल करना चाहिए। गांव देहात में भी लोगों ने, आप लोगों ने भी कुछ अरेंज किया? सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, और मेरे पास बच्चे भी डेली आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं। मैं बच्चों से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैं फ़ोन पे बात भी कर लेता हूँ। जैसे मैं आज आपको बताऊँ, किसी कैंडिडेट का दादरी से मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे टेक्स्ट करके भेजा कि मैं 9th मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरी ड्यू डेट जो है वो 5th of August है। तो सर मुझे पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इमीडिएट तो उसका जवाब नहीं दे पाया, तो मैंने 1 घंटे बाद उसको फ़ोन किया और उनके हस्बैंड से बात की। तो मैंने उनको बोला, बिल्कुल जाइए, आप आराम से पेपर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट है और एचएसएससी के रिप्रेजेंटेटिव है, आपको वो फुल सपोर्ट करेंगे। आप जाते ही सबसे पहले उनको बताइए, और मैं पर्सनली उस सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात करूँगा। तो मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो जो चीज़ें आती हैं अब इन्हीं से बच्चे आके मुझे बताते हैं, और कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी वो हुआ है। सब सामाजिक संस्थाओं ने बच्चों का रहना, खाना, पीना, कल ब्राह्मण समाज से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उन्होंने सभी धर्मशालाएं फ्री की हैं, खाना फ्री किया। आप एडमिट कार्ड दिखाओ, धर्मशाला में चले जाओ, खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा। जाट समाज से कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, राजपूत समाज से मैं देख रहा था, और करनाल में तो सभी सामाजिक लोग, सभी बिरादरी के लोग कल मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे पता मतलब ये है कि ये जितनी धर्मशालाएं हैं इन समाज से जुड़ी हुई जी, उन्होंने सबको वेलकम किया है, सबको वेलकम और किया। आप आइए, यहाँ रहिए, एग्जाम दीजिए, आराम से, रहने की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मेरे ख्याल से आने जाने के लिए सरकार को दिया है। आप देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसा कभी किसी स्टेट में नहीं देखा, और इतना बच्चों को इतना सपोर्ट, तो हमारी स्टेट के लिए गर्व की बात है कि इतना लोग आगे आके बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो कभी भी नहीं होता। बहुत स्टेट्स में तो ऐसा भी है कि मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री नहीं होगा। तो ये हमने आयाम सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। हिम्मत जी, मैं एक बार फिर वापस उसी सवाल पे आपसे पूछूंगा कि हेल्थ इशू अगर किसी को आएंगे जी, कोई कैंडिडेट को, खासतौर पे आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट इशू उठाया प्रेग्नेंट गर्ल्स का जी, ऐसी कई लड़कियां होंगी जी, जो शादी के बाद आएंगी या उनको कोई और इशू भी हो सकता है, जी, उनके लिए क्या वहाँ पर कोई फर्स्ट एड रहेगा, कोई मेडिकल की सुविधा है जी, या आप लोगों ने कोई अरेंज किया है कि जैसे ही उस शहर में कुछ विशेष इंतजाम किए हों? रविंद्र जी, जैसे भी जब भी ऐसे कोई बड़े एग्जाम्स होते हैं तो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सबको इसका इंटीमेशन अलर्ट किया जाता है। अलर्ट किया था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी और जो डीसीज हैं, वो ऐसे अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि हर वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल होंगे हर सेंटर पे, लेकिन अलर्ट पे रहते हैं सारे। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होगा। इमरजेंसी में सारी चीजें सपोर्ट करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स होंगे। वो आप लोगों ने किया है, वो सभी लोगों को रूटीन में हर प्रोटोकॉल में। आखिरी सवाल आप बता दीजिए, सिक्योरिटी को लेके जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के हम लोगों ने सभी जो रोल्स हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सबके एक एसओपीज होते हैं, उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। पुलिस का भी उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आपको कैसे काम करना है, कितने लोग लगाने हैं। तो एवरेज पर सेंटर पे 10 से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स होंगे, 10 से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल जो गेट के बाहर होंगे। जैसे गेट पे आप एंटर करेंगे, हमारा एक प्राइवेट स्टाफ जो होगा, एजेंसी होगी फ्रिस्किंग के लिए, वो आपको चेक करेगी, फ्रिक्सिंग के लिए उनका एक स्टाफ होगा। वो स्टाफ वेरी करता है
उस पे कैंडिडेट्स एलोकेशन पे अगर 300 कैंडिडेट्स हैं तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10 लोग होंगे, 600 हैं तो उनका नंबर बढ़ जाएगा। जैसे ही फ्रिस्किंग कंप्लीट होगी उसके बाद होगा सीसीटीवी। सीसीटीवी में सभी के बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, सभी के बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। बायोमेट्रिक स्टाफ होगा, वो भी एवरेज 25 से 30 कैंडिडेट पे एक बायोमेट्रिक स्टाफ होता है, एक मशीन होती है कि बच्चों को वहाँ पे हडल ना आए। उसके बाद बायोमेट्रिक पास करने के बाद वो अपने एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे, वहाँ सीसीटीवी कैमरों में वो पूरा एग्जाम देंगे। तो जो ये सीसीटीवी है और बायोमेट्रिक है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ये बायोमेट्रिक जिस बच्चे ने आज एग्जाम दिया है, सपोज इस बच्चे का सिलेक्शन 6 महीने बाद होता है और हमने इसको रिकमेंडेशन किया, ये जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेगा वो डिपार्टमेंट वहां पे मैच करेंगे, क्या जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था वो बच्चा ही हमें ज्वाइन करना आ रहा है। फुल प्रूफ। बहुत बढ़िया हिम्मत जी, आपने इतना व्यस्त शेड्यूल है, मैं समझ सकता हूँ, 2 दिन बाद एग्जाम है जी, और बावजूद उसके आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। अगर आप अपील कुछ स्टूडेंट्स से करना चाहें और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स से और सोसाइटी से कि वो इस एग्ज़ाम को सफल बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का या कमीशन का एग्ज़ाम नहीं है, ये उन बच्चों के भविष्य का जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है, तो क्या अपील आप करेंगे? मैं सभी से, बच्चों से भी, बच्चों को तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बच्चों के लिए एग्ज़ाम आ रहा है, 3 साल बाद ये एग्ज़ाम हुआ है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो बच्चों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी ही हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, आप सबको गिफ्ट देंगे। मेरी समाज से, पेरेंट्स से, सभी लोगों से, पूरे हरियाणा वासियों से और एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोग सपोर्ट करके इसको करें, हम एक जश्न की तरह इसको मनाएं। हमारे बच्चों का 13.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम में हमारे होंगे, तो उनको हम लोग सारे सपोर्ट करें और हमारी सारी सामाजिक संस्थाएं भी जो कर भी रही हैं। तो मेरा उम्मीद है कि एक जश्न की तरह ये एग्ज़ाम हो और हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे, हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, तो जितना ज़्यादा हम इसमें उत्साह दिखाएंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये होगा। तो मेरी उम्मीद है सभी से, सभी लोग इसमें साथ कर रहे हैं और जो लोग अभी जो नहीं भी कर रहे वो भी परसों से वो भी करना शुरू करें। हिम्मत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बड़ा चैलेंज है और जल्दी आप इसको सफलतापूर्वक पूरा करें, एग्ज़ाम कंडक्ट हो शांति के साथ और फिर ये सीईटी एक रेगुलर फीचर बने हरियाणा के लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू।